नमस्कार दोस्तों, मैं सीएम मनोज गुप्ता स्वागत करता हूं आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस पर। जैसा कि आप सब जानते हैं, फाइनेंशियल ईयर 2019-20 दैट मींस असेसमेंट ईयर 2020-21 इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट जो है वो खत्म हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। तो बहुत सारे लोग जो हैं फाइनेंशियल ईयर 19-20 या फिर मैं कहूं असेसमेंट ईयर 2020-21 के रिगार्डिंग अपनी इनकम टैक्स रिटर्न ऑलरेडी फाइल कर चुके होंगे, और जिन लोगों ने भी अभी तक नहीं की है वो 31 मार्च 2021 तक अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं फॉर द फाइनेंशियल ईयर 19-20 दैट मींस असेसमेंट ईयर 2020-21। इसी के साथ हमारा जो असेसमेंट ईयर है वो जो है एंड हो जाता है, और नेक्स्ट अब हमें रिटर्न फाइल करनी होगी फाइनेंशियल ईयर 2020-21 की, दैट मींस असेसमेंट ईयर 2021-22 की, जो कि हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड होगा 31 मार्च 2021 को। और इसके बाद हम जो है आईटीआर फाइल करेंगे फाइनेंशियल ईयर 2021 के रिगार्डिंग, जिसको कहा जाएगा असेसमेंट ईयर 2021-22। तो अभी से वो लोग जो फाइनेंशियल ईयर 19-20 की अपनी रिटर्न फाइल कर चुके हैं, अब वो फाइनेंशियल ईयर 2021 के रिगार्डिंग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा जो सैलरीड क्लास पर्सन है उन लोगों को ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि 31 मार्च 2021 तक वो जो भी अपनी टैक्स सेविंग्स करेंगे उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है वो अपनी जो टैक्स लायबिलिटी है वो डिटरमाइन करेंगे और अपनी रिटर्न फाइल करेंगे। तो यहां पर सैलरीड क्लास पर्सन के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम। हमने देखा था लास्ट टाइम जब बजट पेश किया गया था तो एक न्यू टैक्स रिजीम, एक नया टैक्सेशन सिस्टम लाया गया था, जिसके अंदर जो है कुछ न्यू टैक्स रेट्स दी गई थी इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल। तो सैलरीड क्लास पर्सन को अब यहां पर समझना होगा कि क्या वो ओल्ड टैक्स रेट के अकॉर्डिंग अपनी आईटीआर फाइल करें या फिर न्यू टैक्स रेट के अकॉर्डिंग अपनी आईटीआर फाइल करें फॉर दी फाइनेंशियल ईयर 2021 असेसमेंट ईयर 21-22। तो हमारी इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि सैलरीड क्लास पर्सन के लिए कौन सा टैक्सेशन सिस्टम सही रहेगा, ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम या फिर न्यू टैक्सेशन सिस्टम। स्टार्ट करने से पहले आप में से कोई भी अगर जीएसटी सीखना चाहता है, इनकम टैक्स सीखना चाहता है, टीडीएस सीखना चाहता है, तो ऐसे में हमारे काफी सारे कोर्सेज जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होंगे वो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारी ऐप ऑल अबाउट टैक्सेस को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको बहुत सारे कोर्सेज दिखाई देंगे। जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, अकाउंटिंग, टैली, ये सभी कोर्सेज आपको वहां पर दिखाई देंगे बहुत ही रीजनेबल प्राइस पर। विद टेलीफोनिक कंसल्टेंसी जो है आपको ये कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं, और बहुत ही अच्छा फीडबैक्स हमें हमारे मेंबर्स से जो है मिला है, जिसको हमने टाइम टू टाइम अपनी यूट्यूब कम्युनिटी टैब पर भी जो है अपलोड किया है। तो जिन लोगों को भी कोई भी संशय हो वो उन फीडबैक्स को जो है एक बार रीड कर सकता है, और फिर भी अगर कोई डाउट है तो हमें कॉल कर सकता है 9350118496 नंबर पर। तो जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, स्मार्ट अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, डिटेल्ड मैनर में डिस्कस किया गया है सभी रिटर्न्स को, पेमेंट्स को, सभी लीगल प्रोविजंस को, तो जरूर एक बार जो है विजिट करें, ऐप डाउनलोड करें। बहुत सारे डेमो सेशंस आपको दिए गए हैं जिनको आप देख सकते हैं, जिससे कि आपको पता लग सकता है कि किस तरह का कंटेंट इन कोर्सेज के अंदर प्रोवाइड किया गया है। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, कर लीजिए। बहुत सारे डेली अपडेट्स आपको दिए जाते हैं, और उसके साथ ही आप डाउनलोड कर सकते हैं बहुत सारी यूजफुल फाइल्स। तो जो भी हमारे नोट्स हैं, एक्सेल फाइल्स हैं, पीडीएफ फाइल्स हैं,
वो आप सभी टेलीग्राम चैनल से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। आप सर्च करें ऑल अबाउट टैक्सेस, हमारा लोगो जो है वो आपको दिखाई देगा। उस लोगो के साथ जो है आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और जितने भी हमारी यूजफुल फाइल है उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि हमारी इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली एक न्यू टैक्सेशन सिस्टम लाया गया था, एक नया सेक्शन इंसर्ट किया गया, सेक्शन 115BAC फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव ऑफ सैलरीड क्लास एम्प्लॉइज। हम अपनी इस वीडियो में इस सेक्शन को जो है डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि इफेक्टिव होगा फाइनेंशियल ईयर 2021 से। दैट मींस फाइनेंशियल ईयर 21 असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए। तो यहां पर सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट, जहां पर हम समझने की कोशिश करते हैं बजट 2020 के अंदर एक नया सेक्शन इंसर्ट किया गया, सेक्शन 115BAC, और इस सेक्शन के साथ ही एक नया टैक्सेशन सिस्टम लाया गया, एक अल्टरनेट टैक्स रिजीम। दैट मींस आपके पास जो एग्जिस्टिंग टैक्सेशन सिस्टम है, एग्जिस्टिंग टैक्स रिजीम है, वो तो रहेगा ही, उसके साथ ही आपको एक दूसरा ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नंबर 2, अल्टरनेटिव टैक्स रिजीम। दैट मींस आप जो है ऑप्शन 2 को भी चूज कर सकते हैं अगर वो आपके लिए बेनिफिशियल है। इन दिस रिजीम इफ एनी पर्सन who did not claim the benefit of investment and forego some deductions can avail this scheme। तो न्यू टैक्सेशन सिस्टम की, या फिर मैं कहूं अल्टरनेटिव टैक्स रिजीम की जो सबसे बड़ी बात थी, उसके तहत आपको बहुत सारी डिडक्शंस जो मिलने वाली होती हैं वो आपको नहीं दी जाएंगी। बहुत सारी ऐसी पेमेंट्स, बहुत सारी ऐसी इन्वेस्टमेंट्स जिनकी आप छूट लेते हैं, वो छूट भी आपको नहीं दी जाएंगी। तो हम देखेंगे कि कौन सा सिस्टम आपके लिए बेटर है, एग्जिस्टिंग टैक्सेशन सिस्टम या फिर अल्टरनेटिव टैक्सेशन सिस्टम। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके लिए एग्जिस्टिंग टैक्सेशन सिस्टम ही सही हो, अच्छा हो। कई बार आपके लिए जो अल्टरनेटिव टैक्स रिजीम है, न्यू टैक्स रिजीम है, ऑप्शन 2 जो है वो आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है, लेकिन ऐसा हर एक स्थिति में नहीं होगा। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि दोनों सिचुएशंस में कितना टैक्स आपको पे करना होता है। एग्जिस्टिंग टैक्स रिजीम की अगर मैं बात करूं, एग्जिस्टिंग टैक्स रिजीम के अंदर 2,50,000 रुपए तक आपको कोई भी टैक्स पे करना नहीं होता है, और न्यू टैक्स रिजीम के अंदर भी आपको 2,50,000 रुपए तक कोई टैक्स पे करना नहीं होता है। तो दैट मीन्स 2,50,000 रुपए तक की भी जिसकी कोई इनकम है, उसके लिए किसी तरह का भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वो एग्जिस्टिंग टैक्सेशन सिस्टम में रहे या फिर अल्टरनेटिव टैक्सेशन सिस्टम में रहे। जिसकी भी इनकम 2,50,000 रुपए से ज्यादा है, 5 लाख रुपए तक है, एग्जिस्टिंग टैक्सेशन सिस्टम के अंदर उसको 5% का टैक्स पे करना होगा, ओवर एंड अबव 2,50,000 रुपीज। तो 2,50,000 रुपए से जितनी भी ज्यादा इनकम होगी उस पर 5% का टैक्स पे किया जाएगा। 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक की जो इनकम होगी उस पर 20% का टैक्स पे करना होगा, और 10 लाख रुपए से ज्यादा जितनी भी इनकम होगी उस पर 30% का टैक्स पे करना होगा। यह था आपका ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम, या फिर मैं कहूं एग्जिस्टिंग टैक्स रिजीम। अल्टरनेटिव टैक्स रिजीम के अंदर 2,50,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक आपको 5% का टैक्स पे करना होगा। तो यहां पर भी अगर मैं कहूं, इस सिचुएशन में भी एग्जिस्टिंग और अल्टरनेटिव दोनों ही सेम है। उसके बाद 5 लाख रुपए से ज्यादा आपकी जो इनकम होगी और 7,50,000 रुपए तक जो इनकम होगी उस पर 10% का टैक्स आपको पे करना होगा। 7,50,000 रुपए से ज्यादा 10 लाख रुपए तक 15% का टैक्स आपको पे करना होगा। तो कंपैरेटिवली अगर आप देखेंगे यहां पर इस स्लैब के अंदर आपको ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम में 20% टैक्स पे करना होता है, जबकि
न्यू टैक्सेशन सिस्टम के अंदर आपको 10% और 15% टैक्स पे करना होता है, जो कि कंपैरेटिवली कम है। सेम वे में 10 लाख रुपए से लेकर 12,50,000 रुपए तक, 10 लाख रुपए से ज्यादा और 12,50,000 रुपए तक आपको जो है 20% का टैक्स पे करना होगा। 12,50,000 रुपए से लेकर 15 लाख रुपए तक आपको 25% का टैक्स पे करना होगा। यहां पर भी अगर आप कंपेयर करें तो आप देखेंगे इस सिचुएशन के अंदर, भी यहां पर जो आपको टैक्स पे करना पड़ रहा है वो 20 और 25% है, जबकि यहां पर आपको 30% का टैक्स पे करना होता है। तो यहां पर भी आपको कंपैरेटिवली न्यू टैक्सेशन सिस्टम के अंदर जो है कम टैक्स पे करना होगा। और 15 लाख ओवर एंड अबव 15 लाख 30% का टैक्स आपको पे करना होगा। तो यहां पर अगर मैं कहूं 15 लाख रुपए से ज्यादा अगर इनकम है तो दोनों ही सिचुएशन में, चाहे वो एग्जिस्टिंग टैक्स रिजीम है चाहे वो न्यू टैक्स रिजीम है, दोनों में ही 30% का टैक्स पे करना होगा। तो ये सिचुएशन यहां पर हमने समझने की कोशिश की कि टैक्स रेट का जो फर्क है वो अगर आप देखें तो 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक की इनकम के बीच और 10 लाख रुपए से लेकर 15 लाख रुपए तक की इनकम के बीच ही फर्क है। उसके अलावा बाकी सभी जगह पर टैक्स रेट जो है वो सेम है। उसके बाद अगर हम मान लीजिए न्यू टैक्स रिजीम के अंदर जाते हैं तो हमें क्या क्या डिडक्शंस, क्या क्या पेमेंट्स जो है जिनका बेनिफिट हमें नहीं मिलेगा। तो पहली बात तो जो हमने समझी थी कि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट वो दोनों के ही केस में 2,50,000 रुपए तक जो है सेम रहेगी। दोनों ही केसेस में 2,50,000 रुपए तक कोई भी टैक्स पे करना नहीं होगा। अगर मैं कहूं इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन यह लिमिट 3 लाख रुपए हो जाती है और इन केस ऑफ वेरी सीनियर सिटीजन यह लिमिट जो है वो 5 लाख रुपए हो जाती है। तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 2,50,000 इन ईच एंड एवरी केस, दैट इज नो डिफरेंस इन केस ऑफ एग्जम्पशन लिमिट is there in case of senior citizen or super senior citizen. There is a exemption limit of rupees 3 lakh in case of senior citizen and 5 lakh in case of super senior citizen. तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट दोनों ही केस में सेम रहेगी, 2,50,000 रुपए, 3 लाख रुपए और 5 लाख रुपए। उसके बाद एक आती है रिबेट अंडर सेक्शन 87A, जिसके अंदर कहा जाता है अगर टोटल इनकम 5 लाख रुपए तक है तो ऐसे में आपको जो है 12,500 रुपए तक की मैक्सिमम रिबेट जो है वो मिलती है अंडर सेक्शन 87A। तो वो भी जो है दोनों ही केसेस में आपको अलाउ की जाएंगी। रिबेट अंडर सेक्शन 87A इज ऑल्सो एप्लीकेबल इन द अल्टरनेटिव टैक्स रिजीम इन लाइन विद एग्जिस्टिंग स्कीम। तो दोनों ही सिचुएशन में, चाहे वो ओल्ड टैक्स रिजीम है या फिर न्यू टैक्स रिजीम, रिबेट अंडर सेक्शन 87A जो है वो आपको मिलेगी। जो फर्क आता है वो आता है डिडक्शंस के रिगार्डिंग। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जाते हैं तो ये सभी डिडक्शंस आपको नहीं मिलेगी। लीव ट्रैवल कंसेशन बेनिफिट जो आप लेते हैं सेक्शन 10 सब क्लोज 5 के तहत, वो आपको न्यू टैक्स रिजीम में नहीं दिया जाएगा। 99% लोग HRA क्लेम करते हैं इन केस ऑफ सैलरीड एम्प्लॉइज। हाउस रेंट अलावेंस का बेनिफिट लेते हैं सेक्शन 10 क्लोज 13A के तहत, वो बेनिफिट आपको न्यू टैक्स रिजीम में नहीं दिया जाएगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए तक की स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको अलाउ की जाती है इन केस ऑफ सैलरीड एम्प्लॉय, वो आपको नहीं मिलेगी। इंटरटेनमेंट अलाउंस, प्रोफेशनल टैक्स की जो आप डिडक्शन लेते हैं अंडर सेक्शन 16, वो आपको नहीं मिलेगी। स्पेशल अलाउंसेस की जो छूट लेते हैं आप सेक्शन 10 क्लोज 14 में, वो आपको नहीं मिलेगी। हाउस लोन रीपेमेंट जो इंटरेस्ट की पेमेंट की आप छूट लेते हैं सेक्शन 24 क्लोज B के तहत, वो आपको नहीं मिलेगी। अलाउंस टू एमपीज अंडर सेक्शन 10 क्लोज 17, वो भी आपको नहीं दी जाएगी। माइनर चाइल्ड की इनकम अगर क्लब की जाती है तो जो अलाउंस आपको दिया जाता है सेक्शन 10 क्लोज 32 के तहत, वो भी आपको नहीं दिया जाएगा। डिडक्शंस फ्रॉम फैमिली पेंशन अंडर सेक्शन 57, सेक्शन 57 के तहत जो फैमिली पेंशन के तहत आपको डिडक्शन दी जाती है 1/3 और ₹15,000, वो भी आपको नहीं मिलेगी। डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A 80C के अंदर जो हम LIC, लाइफ इंश्योरेंस, हाउस लोन रीपेमेंट, ट्यूशन फीस,
80D के तहत जो मेडिक्लेम की छूट लेते हैं, 80E के तहत जो एजुकेशन लोन इंटरेस्ट की छूट लेते हैं, वो आपको नहीं मिलेगी। सिर्फ एक छूट आपको दी जाएगी 80CCD के तहत एम्प्लॉयर के द्वारा जो कंट्रीब्यूशन दिया जाएगा NPS नेशनल पेंशन स्कीम के तहत, वो उसकी छूट आपको दी जाएगी। उसके अलावा जितनी भी डिडक्शंस है चैप्टर 6A की, वो आपको नहीं मिलेगी। सो इफ यू डोंट हैव एनी जेन्युइन डिडक्शन, अगर आपके पास ये डिडक्शंस अवेलेबल नहीं है तो आपको न्यू टैक्स रिजीम में जाने का फायदा है। अगर आपके पास ये डिडक्शंस अवेलेबल हैं तो ऐसे में आपको न्यू टैक्सेशन सिस्टम के अंदर, न्यू टैक्स रिजीम के अंदर जाने का फायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर आप न्यू टैक्सेशन सिस्टम के अंदर, न्यू टैक्स रिजीम के अंदर जाएंगे तो ये जो डिडक्शंस है वो आपको नहीं मिलेंगी। उसको हम एक जो है कंपैरिजन के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक सैलरीड क्लास पर्सन है जिसने कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं की है, जिसके पास कोई भी हाउसिंग लोन नहीं है, तो ऐसे में अगर उसकी 5 लाख रुपए तक की इनकम है तो वो एग्जिस्टिंग स्लैब में जाता है तो भी उसको कोई टैक्स पे नहीं करना, और न्यू टैक्सेशन सिस्टम में जाता है तो भी उसको कोई टैक्स पे नहीं करना, क्योंकि 5 लाख रुपए तक आपको रिबेट मिल जाती है अंडर सेक्शन 87A। तो यहां पर कोई भी सेविंग्स इस केस में नहीं होगी। अगर इनकम है 7,50,000 रुपए, तो अगर आप एग्जिस्टिंग टैक्सेशन सिस्टम के अंदर जाते हैं तो आपका टैक्स बनता है 57,350 रुपीज, लेकिन न्यू टैक्सेशन सिस्टम में जाते हैं तो 40,970 रुपीज। तो यहां पर न्यू टैक्सेशन सिस्टम के अंदर आपको कम टैक्स पे करना पड़ेगा और आपकी टोटल टैक्स सेविंग होगी 16,380 रुपीज, क्योंकि यहां पर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं की है, कोई भी हाउस लोन रिपेमेंट नहीं की है, तो ऐसे में आपको न्यू टैक्सेशन सिस्टम में जाने में फायदा है। तो यहां पर हम दो बातों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। पहली बात, अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं की है, इन्वेस्टमेंट दैट मीन्स आपके पास कोई भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है, आपने कोई भी मेडिकल इंश्योरेंस नहीं कराया है, आपने कोई भी डोनेशन अंडर सेक्शन 80G नहीं दी है, या फिर आपने कोई भी एजुकेशन लोन नहीं लिया है जिस पर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, या फिर आप कोई भी रेंट पे नहीं कर रहे हैं जो आप HRA क्लेम कर सकते हैं, तो ऐसे केस में अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट, कोई भी पेमेंट या कोई भी डिडक्शंस आपके केस में अवेलेबल नहीं है, तो आपके लिए न्यू टैक्सेशन सिस्टम के अंदर जाना बेहतर है। और दूसरा, अगर आप किसी वजह से मान लीजिए 31 मार्च तक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं, आपने सोचा था कि आप इन्वेस्टमेंट करेंगे लेकिन आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए, तो ऐसे में आपको न्यू टैक्सेशन सिस्टम में जाने में फायदा होगा। उसके बाद 10 लाख रुपए की इनकम पर अगर आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो एग्जिस्टिंग टैक्सेशन के अंदर 1,11,980 रुपए का टैक्स आता है, जबकि न्यू टैक्सेशन सिस्टम के अंदर 81,940 रुपए। यहां पर भी आपके 30,040 रुपए सेव हो जाते हैं। सेम वे में 15 लाख रुपए की इनकम अगर आपकी है तो आपका जो न्यू टैक्सेशन सिस्टम के तहत 65,560 रुपीज का फायदा होता है, और 25 लाख रुपए अगर आपकी इनकम है तो न्यू टैक्सेशन सिस्टम के अंदर आपकी जो टोटल सेविंग है वो 65,550 रुपए हो जाती है। क्योंकि हमने देखा था 15 लाख रुपए से इनकम ज्यादा होने पर आप चाहे न्यू टैक्सेशन सिस्टम के अंदर है चाहे ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम के अंदर है, दोनों ही केसेस में आपको 30% का टैक्स पे करना होता है। तो इस एग्जांपल से यह क्लियर है कि 15 लाख रुपए तक की इनकम पर आप जो है 65,550 रुपए की टैक्स सेविंग कर सकते हैं अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं की है, कोई भी हाउसिंग लोन आपने नहीं लिया है, तो ऐसे में आपको जो है न्यू टैक्सेशन सिस्टम के अंदर जाना बेहतर होगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट की है, फॉर एग्जाम्पल 80C के तहत आपने 1,50,000 रुपए तक की टैक्स सेविंग की है, 80D के तहत आपने 25,000 रुपए तक का मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, तो ऐसे में यहां पर एक स्टैंडर्ड डिडक्शन है 50,000 रुपए की सैलरीड क्लास पर्सन के लिए अंडर सेक्शन 16, वो भी आपको अवेलेबल होती है अगर आप ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम के अंदर जाते हैं। तो अब अगर हम इसी सेम एग्जांपल को फिर से कोशिश करें तो यहां पर आप देखेंगे 5 लाख रुपए की इनकम पर यहां पर हमें ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम में डिडक्शन मिल जाती है 2,25,000 रुपए की। 1,50,000 रुपए की डिडक्शन है आपकी 80C की, 25,000 रुपए की डिडक्शन है आपकी 80D की, और 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिल जाती है। टोटल डिडक्शन है 2,25,000 रुपए।
तो 2,25,000 रुपए की डिडक्शन के बाद आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम हो जाती है 2,75,000 रुपए। तो आपका जो टैक्स आता है एग्जिस्टिंग स्लैब के अंदर वो नील होता है। और न्यू टैक्सेशन सिस्टम के अंदर भी आपका जो टैक्स आएगा वो नील आएगा, क्योंकि 5 लाख रुपए तक की इनकम पर आपको डिडक्शन भले ही ना मिले न्यू टैक्सेशन सिस्टम के अंदर, लेकिन रिबेट अंडर सेक्शन 87A आपको मिल जाती है। फिर बात करते हैं हम 7,50,000 रुपए की इनकम की। तो 7,50,000 रुपए की इनकम अगर आपकी है तो ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम के अंदर आपको 2,25,000 रुपए की डिडक्शन मिल जाती है और यहां पर आपकी टैक्सेबल इनकम आ जाती है 5,25,000। आपका टैक्स आ जाता है 19,110 रुपए। लेकिन अगर आप न्यू टैक्सेशन सिस्टम को फॉलो करते हैं तो ये जो 2,25,000 की छूट है ये आपको नहीं मिलेगी और 7.5 लाख रुपए पर आपको टैक्स देना होगा 73,740 रुपए। तो आप यहां पर अगर कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको टैक्स देना होगा 40,970 रुपए। तो आप कंपेयर करेंगे, ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम के अंदर टैक्स जाता है 19,110 रुपए और न्यू टैक्सेशन सिस्टम के अंदर जाता है 40,970 रुपए। तो यहां पर आपको न्यू टैक्सेशन सिस्टम के अंदर 21,860 रुपए का लॉस है, क्योंकि ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम के अंदर आपको डिडक्शंस मिल जाती है, जिस वजह से आपका टैक्स कम हो जाता है। अब बात करते हैं 10 लाख रुपए की इनकम पर। ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम के अंदर आपको डिडक्शन मिलने की वजह से आपको टैक्स देना होता है 73,740, जबकि न्यू टैक्सेशन सिस्टम के अंदर आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलती है, आपका टैक्स बनता है 81,940 रुपए। तो यहां पर आपको 8,200 रुपए का लॉस हो जाता है। तो ये बेसिकली जो है आपको इस वजह से होता है कि न्यू टैक्सेशन सिस्टम के अंदर आपको कोई भी डिडक्शन, कोई भी जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन, 80C की डिडक्शन, 80D की डिडक्शन आपको अलाउ नहीं की जाती है। 15 लाख रुपए की इनकम अगर आपकी है और 2,25,000 रुपए की आप डिडक्शन क्लेम करते हैं तो ओल्ड सिस्टम के अंदर आपका टैक्स बनता है 2,13,040 रुपए और न्यू टैक्स सिस्टम के अंदर आपका टैक्स बनता है 2,04,840 रुपए। तो यहां पर आप देखेंगे कि डिडक्शंस का फायदा मिलने के बावजूद भी न्यू टैक्सेशन सिस्टम के अंदर आपको कम टैक्स देना पड़ रहा है और ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम के अंदर आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है। तो यहां पर अगर आप न्यू टैक्सेशन सिस्टम में जाते हैं तो आपको 8,200 रुपए का फायदा होता है। उसकी वजह यह है कि ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम के अंदर 10 लाख रुपए से ज्यादा अगर आपकी इनकम है तो आपको 30% का टैक्स लगता है, जबकि न्यू टैक्सेशन सिस्टम के अंदर 10 से लेकर 12.5 लाख रुपए तक आपको 20% का टैक्स पे करना है और 12.5 लाख रुपए से लेकर 15 लाख रुपए तक आपको 25% का टैक्स पे करना है। तो यहां पर ये जो टैक्स रेट कम है, इसकी वजह से न्यू टैक्सेशन सिस्टम के अंदर जो है आपका टैक्स कम बनता है। और अगर आपकी इनकम 25 लाख रुपए है तो ऐसे में 2,25,000 रुपए की डिडक्शन मिलने के बाद ओल्ड सिस्टम के अंदर आपका टैक्स बनता है 5,40,800 रुपए और न्यू टैक्स सिस्टम के अंदर आपका टैक्स बनता है 5,32,600 रुपए। दैट मीन्स आपको फिर से न्यू टैक्स सिस्टम के अंदर जाने में फायदा होता है। तो ये बेसिकली डिपेंड करेगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, डिडक्शंस कितनी है और आपकी इनकम कितनी है। तो ये बेसिकली आपको जो है समझना होगा। एक और एग्जांपल हम यहां पर लेने की कोशिश करते हैं, जहां पर हमारे पास 80C की डिडक्शन है 1,50,000 रुपए की, उसके साथ ही 2 लाख रुपए तक जो है हाउस लोन रीपेमेंट में जो आप इंटरेस्ट पे करते हैं, 2 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट आपको जो है सेक्शन 24 क्लोज बी के तहत अलाउ किया जाता है। तो यहां पर उसके साथ ही 25,000 रुपए का मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम 80D के तहत आपको अलाउ किया जाता है। तो यहां पर 80C के तहत 1.5 लाख रुपए, 80D के तहत 25,000 रुपए और 2 लाख रुपए तक की जो है इंटरेस्ट की छूट आपको मिलती है। तो टोटल छूट हम यहां पर 4,25,000 रुपए लेकर चल रहे हैं। तो सेम एग्जांपल अगर अब आप डिडक्शन 4,25,000 रुपए की लेकर चलते हैं तो आप देखेंगे कि आपको न्यू टैक्सेशन सिस्टम के अंदर जाने में लॉस होगा। 5 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई भी टैक्स आपको नहीं देना होगा, ना ही ओल्ड सिस्टम में ना ही न्यू सिस्टम में। ओल्ड सिस्टम में इसलिए नहीं देना होगा कि डिडक्शन आपकी 4,25,000 रुपए है तो आपकी टोटल इनकम आ जाती है सिर्फ 75,000 रुपए, जिस पर कोई भी टैक्स नहीं बनता। और न्यू टैक्सेशन सिस्टम के अंदर इसलिए आपको नहीं देना होगा क्योंकि 5 लाख रुपए तक की इनकम पर जो है आपको रिबेट मिल जाती है अंडर सेक्शन 87 ने,
12,500 रुपए तक की, जिसकी वजह से आपका कोई भी टैक्स नहीं बनता। मान लीजिए 7.5 लाख रुपए की इनकम है, तो ओल्ड सिस्टम में आपको 4,25,000 रुपए की छूट मिल जाती है, आपकी टोटल इनकम रह जाती है 3,25,000 और रिबेट अंडर सेक्शन 87A की वजह से आपका टैक्स हो जाता है नील। जबकि न्यू टैक्सेशन सिस्टम के अंदर आपको 40,970 रुपए का टैक्स देना होगा, क्योंकि यहां पर 4,25,000 रुपए की डिडक्शन आपको नहीं मिलती। तो यहां पर पूरा का पूरा 40,970 रुपए का आपका लॉस है अगर आप न्यू टैक्सेशन सिस्टम में जाते हैं। और अगर आपकी इनकम 10 लाख रुपए है तो यहां पर 4,25,000 रुपए की डिडक्शन मिलने के बाद आपकी टोटल इनकम हो जाती है ओल्ड सिस्टम के अंदर 5,75,000 रुपए, आपका टैक्स बनता है 30,040 रुपए और न्यू सिस्टम के अंदर आपका टैक्स बनता है 81,940 रुपए और लॉस आपका है 51,900 रुपए अगर आप न्यू सिस्टम के अंदर जाते हैं। 15 लाख रुपए की इनकम पर लॉस है 57,350 रुपए का, 25 लाख रुपए की इनकम पर लॉस है 57,360 रुपए का। तो बेसिकली यहां पर जैसा आप देख पा रहे हैं, आपको देखना होगा अगर डिडक्शंस आपकी ज्यादा है, आपने 80C की जो टैक्स सेविंग्स है वो कंप्लीट की है 1,50,000 रुपए तक, आपने 80D के तहत मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, आपने जो है हाउस लोन जो है इंटरेस्ट लिया है, हाउस लोन लिया है उस पर आपने इंटरेस्ट पे किया है और 2 लाख रुपए तक की छूट आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए भी दी जाती है। तो ऐसे में अगर ये डिडक्शंस आपके पास हैं तो आपको कभी भी न्यू सिस्टम के अंदर नहीं जाना चाहिए, ओल्ड सिस्टम के अंदर ही आपको बेनिफिट मिलता है। तो दैट मींस ये आपको जो है बेसिकली केस टू केस, फैक्ट्स टू फैक्ट्स जो है आपको देखना होगा कि कौन से सिस्टम के अंदर जाने से आपको फायदा होगा। हां, अगर आपके पास कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपने कोई भी टैक्स सेविंग नहीं की है, तो ऑफ कोर्स आपको न्यू सिस्टम में जाने में फायदा होगा। लेकिन अगर आपने टैक्स सेविंग्स की हैं, डिडक्शंस आपके पास है, तो आपको कंपेयर करना होगा कि ओल्ड सिस्टम में जाने के अंदर फायदा है या फिर न्यू सिस्टम के अंदर जाने में फायदा है। उसके बाद बात आती है कि अगर आप न्यू सिस्टम में जाना चाहते हैं तो आप न्यू सिस्टम को कैसे अडॉप्ट करेंगे। तो इसके लिए जब आप ITR फाइल करने जाएंगे तो आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा कि क्या आप न्यू सिस्टम के तहत अपना जो है टैक्स पे करना चाहते हैं, तो वहां पर वो ऑप्शन आपको चूज करना होगा। जब भी न्यू ITR फॉर्म रिलीज किए जाएंगे तो वो आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद बेसिकली इंप्लॉयर्स को आपको जो है इंटीमेट करना होता है कि आप ओल्ड सिस्टम के अंदर अपना TDS डिडक्ट कराना चाहते हैं या फिर न्यू सिस्टम के तहत आप जो है अपना TDS डिडक्ट कराना चाहते हैं। तो मान लीजिए एक एम्प्लॉय है मिस्टर X, तो उनको जो है अपने एम्प्लॉयर को बताना होगा कि उनका जो TDS है वो डिडक्ट कैसे किया जाए, ओल्ड सिस्टम के अकॉर्डिंग या फिर न्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग। मान लीजिए वो ओल्ड सिस्टम के अकॉर्डिंग अपना TDS कटवा लेते हैं, TDS उनका जो डिडक्ट किया जाता है एम्प्लॉयर के द्वारा वो ओल्ड सिस्टम के अकॉर्डिंग किया जाता है, तो उसके बाद भी मिस्टर X चाहें तो अपनी ITR फाइल करते हुए न्यू सिस्टम के तहत अपनी ITR फाइल कर सकते हैं। आप इसका विपरीत जो है इसका रिवर्स केस भी ले सकते हैं। मान लीजिए न्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग TDS डिडक्ट किया गया एम्प्लॉयर के द्वारा, तो मिस्टर X ITR फाइल करते हुए ओल्ड सिस्टम को चूज कर सकते हैं। तो दैट मींस ये दोनों ही छूट दी गई है कि TDS भले ही किसी सिस्टम के अंदर डिडक्ट किया गया हो, ITR फाइल करते हुए दोनों ही ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होंगे। जो ऑप्शन आप चूज करना चाहते हैं वो आप चूज करेंगे और अपनी ITR फाइल करेंगे। एज पर सर्कुलर नंबर C1/2020 डेटेड 13th of April 2020, employee has to intimate the employer that which option he is going to choose so that employer can deduct the TDS accordingly। तो सबसे पहले तो एम्प्लॉयर को बताना होगा कि उसका TDS किस सिस्टम के तहत डिडक्ट किया जाए। However, such intimation is not deemed as adopting any option for the filing of return. Suppose employee give the employer intimation of adoption of new system and he agreed for TDS deduction as per the slab of new tax regime, and later on at the time of filing of ITR his mind to remain under existing system, then he can do so. That means TDS डिडक्ट किया गया न्यू सिस्टम के तहत, लेकिन ITR फाइल करना चाहता है ओल्ड सिस्टम के तहत, तो वो ऐसा कर सकता है। इन अदर वर्ड्स, फाइनल अडॉप्शन ऑफ द रिजीम विल टेक प्लेस एट द टाइमिंग ऑफ फाइलिंग ऑफ ITR। तो जब आप ITR फाइल करेंगे उस समय जो है आपको फाइनली जो है चूज करना होगा। तो यहां पर बेसिकली अगर कंक्लूड किया जाए तो सबसे पहले अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं की है, आपकी कोई भी टैक्स सेविंग्स नहीं है, तो आप न्यू टैक्स रिजीम में जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने कोई भी डिडक्शंस, आपने कोई भी टैक्स सेविंग्स की है, तो ऐसे में आपको कंपेयर करना होगा कि
ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर आपका कितना टैक्स बनता है और न्यू टैक्स रिजीम के अंदर आपका कितना टैक्स बनता है, और अकॉर्डिंगली आपको कंपेयर करना होगा और अपनी आईटीआर फाइल करनी होगी। तो जिन लोगों ने भी अभी तक कोई भी टैक्स सेविंग नहीं की है, सैलरीड क्लास पर्सन है, तो वो अपना जो है टैक्स सेविंग्स प्लान कर सकते हैं कि कैसे उनको टैक्स सेविंग करनी है, सो दैट कि उनका कम से कम टैक्स बने। और किसी वजह से अगर वो टैक्स सेविंग्स नहीं कर पाते हैं तो अगेन जो उन्होंने ऑलरेडी टैक्स सेविंग्स की हैं, या फिर अगर टैक्स सेविंग्स नहीं की है तो वो न्यू टैक्सेशन सिस्टम को फॉलो कर सकते हैं। आई होप हमारी ये वीडियो यूजफुल होगी। देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को।